नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महीप सिंह राठौड़। MSR पाठशाला में आपका स्वागत है। आज दोस्तों कक्षा 10 चैप्टर 3 धातु व अधातु को अपन विस्तार से जो इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं दोस्तों, चाहे वो RBSC से हो, NCERT हो या ICSE बोर्ड हो, उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, छोड़ना मत। अगर एग्जाम को आपको साइंस के क्वेश्चन अगर सारे करने हैं तो मेरे ये नोट्स जो मैंने बना रखे हैं, ये जो प्रश्न आंसर वो जरूर देखना, इससे बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु मेटल नहीं है दोस्तों? मेटल यानी धातु नहीं है निम्न में से। तो जैसे आयरन है, पारा है, कार्बन है और लेड है, तो इसमें कौन सा धातु नहीं है दोस्तों? तो ये बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आना चाहिए। तो शायद अब तक आपको या तो क्वेश्चन आंसर पता चल गया होगा, और नहीं अगर पता चला है तो मैं आपको दोस्तों हेल्प कर देता हूँ। इसमें से आपके दोस्तों कार्बन है वो धातु नहीं है। कार्बन इसको, ये आयरन है वो लोहा है, पारा है वो Hg पारा है धातु है, और लेड भी धातु में आता है। तो इसमें कार्बन धातु नहीं है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो गया पहले का C। फिर दूसरा प्रश्न, निम्न में से केवल धातुओं के विशेष गुण नहीं है। धातुओं के विशेष गुण कौन सा नहीं है? तो इसमें से सबसे पहला है कि धातुओं की सतह चमकदार होना, B है आघात वर्धनीयता यानी मेलिएबिलिटी, और C में है तन्यता इंटेंसिग्रिटी, और D है अपरूपता यानी एलोट्रोपी। तो इनमें से कौन सा है जो कि धातुओं की केवल धातुओं का विशेष गुण नहीं है? तो दोस्तों इसमें से धातुओं चमकदार, हर धातु चमकदार होती है, सोना, चांदी, लोहा। आघात वर्धनीयता यानी सबको पीटने से है वो चादर बनाई जा सकती है, और तन्यता यानी जिसको खींचने से तार बनाए जा सकते हैं, पतले पतले। तो ये सारे गुण धातुओं में होते हैं। अपरूपता है, ये सिर्फ धातुओं का गुण नहीं है दोस्तों। ये अपरूपता धातु में भी होता है और अधातु में भी होता है, किसी में भी पाई जा सकती है। तो ये केवल धातुओं का गुण, इसमें अपरूपता नहीं है। अपरूपता धातु और अधातु दोनों में होती है। तो इसका ऑप्शन D सही हो गया दोस्तों। इसका ऑप्शन है D कि अपरूपता किसमें सही नहीं। उसके बाद में अगर तीसरा क्वेश्चन देखें, तो निम्न में से विद्युत का सुचालक है। तो निम्न धातु में से विद्युत का सुचालक कौन सा है? अगर इसको देखें तो विद्युत का सुचालक में सबसे पहले आता है आपके फास्फोरस, दूसरा है सल्फर, तीसरा है पोटेशियम और चौथा है कार्बन दोस्तों। तो इसमें से धातुओं का सुचालक कौन सा नहीं है, ये चीज अपने को देखनी है। विद्युत का सुचालक कौन सा नहीं है? तो इसमें से फास्फोरस है, क्योंकि विद्युत का सुचालक गुण है दोस्तों धातुओं का। लगभग सभी धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। एक अधातु भी है जो विद्युत का सुचालक होता है, वो है ग्रेफाइट। सिर्फ अपवाद है ग्रेफाइट। इसमें से सभी धातु के, तो फास्फोरस है वो धातु नहीं है, सल्फर है ये भी धातु नहीं है, और कार्बन है ये भी धातु नहीं है। तो दोस्तों इसमें आंसर हो गया आपके C यानी पोटेशियम धातु है, इसलिए ये विद्युत का सुचालक है। तो ये कौन कौन से विद्युत के सुचालक है, कौन से सुचालक नहीं है, ये कई बार प्रश्न आ जाता है। तो ये निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है, एक सामान्य सा प्रश्न है, पर ये आना जरूरी है। इसमें ये पता होना जरूरी है कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। तो ये पोटेशियम धातु है, तो ये विद्युत का सुचालक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती? तो दोस्तों धातुएं हैं वो लगभग सभी ठोस अवस्थाओं में पाई जाती है। ऐसी धातु जो कि ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, तो इसमें ऐसी धातु भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया कि जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती वो धातु कौन सी है। तो अब सबसे पहली बात तो इनमें अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है। तो इसमें ये ब्रोमीन है, ये धातु नहीं है। हीलियम है, ये भी गैस है, धातु नहीं है। सल्फर है, ये भी धातु नहीं है। तो सिर्फ एक मरकरी है वो धातु है, और ये मरकरी ऐसा धातु है जो कि जिसको अपन पारा कहते हैं दोस्तों। इसका दूसरा नाम पारा है। ये ठोस अवस्था में नहीं होता, ये द्रव अवस्था में होता है। और जो डॉक्टर थर्मामीटर में जो काम लेता है, जो नीचे नीचे भरा जाता है चमकीला सा पदार्थ, वो पारा होता है। और जैसे ही अपने मुंह में या अपने बाहों में वो खाक में जो डालता है, ये थर्मामीटर डालने के बाद में उच्च तापमान से वो पारा पिघल कर और ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ये द्रव होता है दोस्तों। तो ये मरकरी है वो धातु होते हुए भी द्रव है,
लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि सभी है जो मेटल हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं। हाँ बिल्कुल अधिक होते हैं, क्योंकि धातु दोस्तों ठोस होते हैं और उसके जो मेटल्स के जो कण है वो पास पास होते हैं। लेकिन निम्न में से कौन सी धातु है जिन्हें हथेली पर रखते ही पिघल जाती है? धातु जैसे लोहा, सोना, चांदी सब ठोस होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी कौन सी धातु है जिसको हथेली पर रखते ही पिघल जाती है? ऐसी भी धातु है क्या जिसको हथेली पर रखते ही पिघल जाए? तो ये बड़ा ही रोचक प्रश्न भी है और साथ साथ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में आते हैं। तो देखो धातुओं के नाम दे रखे हैं, गैलियम है, बी में सीजियम है और सी ऑप्शन है, ए बी दोनों सही हैं और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। तो गैलियम और सीजियम ऐसी धातु हैं जिनको हथेली पर रखते ही पिघल जाते हैं। ये मतलब धातु हैं और उप धातु दोनों में आ जाते हैं, बीच के धातु हैं ये, लेकिन इनको हथेली में रखते ही ये पिघल जाती हैं। ऐसी भी धातुएं होती हैं, सिर्फ कठोर होती हैं, लेकिन कुछ ही अपवाद हैं जो कि जहाँ अपवाद है वही दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वहां से ही पूछे जाते हैं प्रश्न। आगे जैसे 5th नंबर क्वेश्चन है, चमकीला होना धातु का गुण है। बिल्कुल चमकीला, सतह पर चमकीला होना धातु का गुण है दोस्तों, परंतु ऐसा कौन सा धातु है, यह धातु है जो चमकीला है। यानी चमकीला होना धातुओं का गुण है, लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा धातु है जो कि चमकीला है? इन धातुओं जैसा गुण किस धातु में है? तो जैसे ये ब्रोमीन है धातु है, क्लोरीन है धातु, आयोडीन है धातु है, सल्फर है धातु है। इनमें से दोस्तों एक में ही ऐसा गुण है जो कि चमकीला है। ए धातु होते हुए भी चमकीला है। मोस्टली धातु है वो चमकीले होते हैं, जिनकी सरफेस है वो शाइनी होती है। इसमें आयोडीन ऐसा धातु है जो कि चमकीला होता है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप है? कौन सा कार्बन का अपर है? कोयला, हीरा, ग्रेफाइट। अपर रूप यानी एक के ही अनेक रूप होते हैं, जैसे बहुरूप होते हैं एक के, वो अपर रूप है। तो जैसे कोयला है, हीरा है, ग्रेफाइट है, बिल्कुल दोस्तों या उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं, चाहे कोयला हो या हीरा हो, कोयला या कोर्क कह सकते हैं, पर हीरा, ग्रेफाइट, ये दोस्तों सारे ही कार्बन के अपर रूप हैं। और एक फुलरीन और होता है चौथा, वो भी कार्बन का अपर रूप होता है। तो इस प्रकार ये सारे कार्बन के अपर रूप हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस को चाकू से काटा जा सकता है? यानी किस निम्न में से धातु, तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यानी ऐसे भी धातु हैं, धातु कठोर होते हैं, मोस्टली अपन जानते हैं। जो मेटल होते हैं वो बड़े ही मजबूत होते हैं, और ऐसे मेटल जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया दोस्तों ये। तो इसमें लिथियम पहला, ए में ऑप्शन, बी में सोडियम और सी में पोटेशियम। तो दोस्तों इसमें भी उपरोक्त सभी होंगे, क्योंकि ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम धातु हैं, अपवाद हैं, जो कठोर नहीं होकर मुलायम होते हैं और इन्हें अपना असाधारण चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि अपवाद के रूप में वो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? उभयधर्मी ऑक्साइड यानी जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। उभयधर्मी का अर्थ है कि अम्लीय भी और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रवृत्ति शो करते हैं, ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी कहते हैं। तो इसमें पहले में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरे में जिंक ऑक्साइड ZnO, तीसरे में ए व बी दोनों, और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें सी आंसर है, यानी उभयधर्मी यानी अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइडों की तरह व्यवहार करते हो, तो ये दोनों सही है। एल्यूमिनियम Al2O3 और ZnO, ये दोनों प्रकार के ऑक्साइड हैं, वो उभयधर्मी है और दोनों प्रकार के व्यवहार शो करते हैं, अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति। उसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है? तो पहला है पोटेशियम व सोडियम, बी में है सोडियम व कैल्शियम, सी में मैग्नीशियम व पोटेशियम, और डी में है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसी धातु जो खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें आपके आंसर है ए, यानी पोटेशियम व सोडियम एक ऐसी धातु है जिनको खुले में रखने पर वो वायुमंडल की नमी को अवशोषित या एब्जॉर्ब करके और ह्यूमिडिटी को, और वो आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको केरोसिन के तेल में हमेशा रखा जाता है दोस्तों।
फिर है क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी कौन सी धातु है जिसको जल में मिलाने पर वह जल पर तैरने लगती है। यानी ऐसी कौन सी धातु है जिसको जल में मिलाने पर जल में तैरने लगती है दोस्तों। तो वो सोडियम है या पोटेशियम है या कैल्शियम है या जिंक है। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम है उसको अपन जैसे ही जल के अंदर मिलाते हैं H2O के अंदर, तो इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस जो कैल्शियम के परमाणु है, ये परमाणु कैल्शियम का जो भी है उसके चिपक जाती है दोस्तों। और गैस इसके चिपक जाने से ये जो कैल्शियम का जो परमाणु है वो हल्का हो जाता है, हल्का होने पर वो ऊपर तैरने लगता है। तो ऐसी ये कैल्शियम है के चिपकने की वजह से हाइड्रोजन गैस के जो गैस है वो कैल्शियम के चिपकने की वजह से वो कैल्शियम को जल में गिराता है। तो इस या ये आंसर सी हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, धातुएं सामान्य अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है सामान्यतः, परंतु निम्न में से कौन सा अम्ल है जो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं देता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा स्तरीय प्रश्न है परंतु महत्वपूर्ण है। सामान्यतः जो अम्ल है वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है दोस्तों। परंतु ऐसा कौन सा अम्ल है जो कि इस धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखो, ए में सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में नाइट्रिक अम्ल, सी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी में एसिटिक अम्ल। तो इसमें दोस्तों है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। ये HNO3 है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो जल में जो इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है उसका ऑक्सीकरण आगे कर देता है HI में, और इस प्रकार ये अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी सबसे अधिक क्रियाशील धातु दोस्तों कौन सी है। तो धातुओं में भी कई प्रकार की श्रेणी होती है, सबसे अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील। तो दोस्तों इसमें प्रथम समूह S वर्ग का पोटेशियम है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उसके बाद में सोडियम होता है, उससे कम क्रियाशील सोडियम होता है, उससे कम कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील हो गया पोटेशियम यानी K। और क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, निम्न में से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु इसमें कॉपर है यानी तांबा है, सिल्वर यानी चांदी है, लेड यानी शीशा है और गोल्ड यानी सोना है। तो सबसे कम क्रियाशील दोस्तों धातु में सोना होता है, ये बहुत ही कम क्रियाशील होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है। उत्कृष्ट गैस यानी ऐसी गैस जो कि अक्रियाशील है, क्रिया नहीं करती। और आवसानी में सबसे लास्ट में होती है दोस्तों ये, इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी डी इसका आंसर है। ये सभी की सभी उत्कृष्ट गैस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडोन, जिनोन, इन सभी को उत्कृष्ट गैस दोस्तों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिनेबार निम्न में से कौन सा है। तो सिनेबार यानी ये जो बहुत सारे धातु हैं वो एस के रूप में पाए जाते हैं। तो सिनेबार एक एस जो है नाम है जो एस निकलता है पृथ्वी से उसका, तो ये सिनेबार दोस्तों इसमें से है आपके HgO, HgS, ZnO, कॉपर जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये HgS है। तो इसमें सिनेबार दोस्तों, सिनेबार का सूत्र ये भी मोस्ट है कि HgS को सिनेबार कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, यशद लेपन है यानी यशद लेपन क्या है। तो थोड़ा सा यशद पता हो तो यशद है वो जिप्सम जिंक को कहते हैं, जस्ते को। तो जस्ते की परत चढ़ना यशद लेपन है, या एल्यूमिनियम की परत चढ़ाना है, या क्रोमियम की परत चढ़ाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जस्ते की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर मिश्रातु यानी दो धातुओं का मिश्र रूप में एक धातु पारद है यानी पारद यानी पारा, तो क्या कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं। अगर मिश्र धातु दो धातु को मिलाते हैं उसमें से अगर एक पारा है तो उसका नाम क्या होगा। ए है संक्षारण, बी है यशद लेपन, 3 है अमलगम और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसको अमलगम कहते हैं, यानी इसमें से अमलगम कहते हैं उसको, कि जिसमें से एक पारा हो तो उसको अमलगम कहते हैं मिश्र धातु को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, पीतल में निम्न में से कौन कौन सी धातु होती है। तो पीतल में कौन कौन सी धातु होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें से कॉपर और जिंक, पीतल किन किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है, कॉपर जिंक से, या कॉपर टिन से, या जिंक कॉपर से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये दो ऑप्शन समान हो गए, कॉपर और जिंक। तो ये दोनों ही इसमें सही है, कॉपर और
जिंक से मिलकर बना होता है, वो होता है आपके पीतल कहते हैं उसको। और दूसरा है आपके कांसा किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। ये पीतल और कांसा के जो क्वेश्चन है वो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत एग्जाम में आ गए, आरपीसी के, चेन बोर्ड के, बहुत सारे एग्जाम में ये आए हुए हैं दोस्तों, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से करना। तो कांसा है, ये कांसा किससे मिलकर बना होता है, तो तांबा व टिन से मिलकर बना होता है, या जिंक व तांबे से मिलकर बना होता है, या लेड व तांबे से मिलकर बना होता है, या आयरन व जिंक से मिलकर बनाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है तांबे और टिन से, यानी Cu। तांबे को Cu कहते हैं और टिन को कहते हैं दोस्तों SN। ये टिन का फॉर्म है। अगर इसके सूत्र भी ऐसे पूछे जाते हैं, सूत्र के रूप में भी आ सकते हैं, तो इनसे मिलकर बना होता है कांसा, इनसे मिलकर बना होता है कांसा। उसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, किस धातु में पतले तार बनाने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पतले तार इसके बनते हैं, सबसे अधिक पतले तार। क्या तांबे के पतले तार बनाने की क्षमता तांबे में ज़्यादा होती है, या सोना में ज़्यादा होती है, या चांदी में ज़्यादा होती है, या एल्यूमिनियम में ज़्यादा होती है। तो मोस्टली आप मेरे हिसाब से उत्तर दोगे कि तांबे में होती है, क्योंकि तांबे के तार होते हैं या एल्यूमिनियम के तार होते हैं। परंतु दोस्तों ये क्वेश्चन सही आंसर सही नहीं है। सबसे ज़्यादा पतले तार बनाने की क्षमता होती है सोने में। इसीलिए गहने सोने के बनाए जाते हैं और पतले पतले तार बना के गहनों में पिरोए जाते हैं दोस्तों। तो तार बनाने की, पतले पतले तार बनाने की सबसे अधिक क्षमता होती है सोने में होती है, सोना धातु। उसी पर सोने का अपन अगर सूत्र भी पूछ जाए तो इसका होता है AU यानी इसको ओरम भी कहते हैं, AU भी आ सकता है। उसी प्रकार किस धातु की चद्दर आसानी से बनाई जा सकती है दोस्तों। तो चद्दर सबसे ज़्यादा पीट के किसकी, चद्दर यानी पीट कर किसी धातु को चद्दर बनाते हैं, वही चद्दर आसानी से किसकी बनाई जा सकती है, क्या सोने की, या तांबा, या लोहा, या टिन। तो दोस्तों इसमें भी आंसर होगा सोना। सोने की चद्दर आसानी से बनाई जा सकती है, इसीलिए सोने के गहने बनते हैं। इसे किसी भी रूप में अपन बेल्ट बदल सकते हैं, ले सकते हैं। उष्मा की सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सी धातु है। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आ चुका है दोस्तों कि उष्मा का सबसे अधिक अच्छा चालक कौन सा है। क्या सिल्वर है यानी चांदी है, निकल है, सोना है, जिंक है। तो इसका भी आंसर होगा दोस्तों आपके सिल्वर यानी चांदी। उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। फिर किसी धातु पर जंग लगने की क्रिया कहलाती है दोस्तों। जंग लगना, किसी धातु पर जंग, जैसे लोहे पर जंग लगता है, लोहे पर जंग लगता है भूरा होता है, चांदी पर जंग लगता है चांदी काली हो जाती है। और उसी प्रकार मैंने ये आपको पिछले वीडियो में बताया था पार्ट फर्स्ट सेकंड में कि जंग लगना, तांबे पर जंग लगता है तो तांबा हरा हो जाता है। तो ये सब पर धातुओं पर जंग लगने पर अलग अलग कलर होते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस किसी भी धातु पर अगर जंग लगता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। संक्षारण, अमलगम, यशद पारद या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उसका अर्थ है संक्षारण। उसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो ये 21 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इनमें से 10 तो ऐसे क्वेश्चन है जो कि लगभग एग्जामों में आए हैं, और 10% ऐसे है मोस्ट पर्सन है जो कि अगले किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। मेरे वीडियो को पूरा देखा करो, ध्यान से देखा करो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इनको करते जाओगे, जैसे मैंने ये मेरा तीसरा कंपटीशन एग्जाम का वीडियो है, पार्ट 3 है, इस प्रकार मैं सारे पार्ट निकालूंगा। अगर आप सारे पार्ट देखोगे तो आपके साइंस के पर्सन सारे सही हो जाएंगे, कहीं भी दोस्तों गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह, धन्यवाद।